हम मार्क्सवाद का अध्ययन कर रहे थे एक विचारधारा के रूप में, और मैंने आपको बताया था कि मार्क्सवाद मूलतः समाजवाद का ही एक रूप है, और समाजवाद वह विचारधारा है जो उत्पादन और वितरण के साधनों पर सार्वजनिक या सामूहिक स्वामित्व का समर्थन करती है। इसके उलट विचारधारा पूंजीवादी विचारधारा है जो ये मानती है कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर निजी स्वामित्व होना चाहिए और वह निजी लाभ से ही प्रेरित होना चाहिए। कार्ल मार्क्स का जो मार्क्सवाद है वह समाजवाद का ही एक रूप है जो ये मानता है कि उत्पादन और वितरण के जो साधन हैं उन पर सार्वजनिक या सामूहिक स्वामित्व होना चाहिए और समाज के हित के अनुसार ही उनका संचालन होना चाहिए। अब कार्ल मार्क्स समाजवाद एक लंबी परंपरा रही है, मार्क्स से पहले भी समाजवादी विचारक रहे हैं, लेकिन मार्क्स अपने से पूर्ववर्ती जो समाजवादी विचारक हैं उनको स्वप्न लोकीय समाजवादी स्वप्न लोकीय समाजवादी की संज्ञा देते हैं, क्योंकि वह ये कहते हैं कि मुझसे जो पूर्व जितने भी समाजवादी विचारक हैं उन्होंने गरीबी और आर्थिक विषमता के मूल कारणों का अध्ययन करने की कभी आवश्यकता महसूस नहीं की और उसके वैज्ञानिक कारणों को खोजने का, समाज में गरीबी और आर्थिक विषमता को खोजने का कभी को वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन करने की आवश्यकता महसूस नहीं की। तो कार्ल मार्क्स अपने आप को वैज्ञानिक समाजवादी इस रूप में कहते हैं कि वे समाज में गरीबी और आर्थिक विषमता के मूल कारणों का वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन करना चाहते हैं। तो अब इसकी पृष्ठभूमि के बारे में हम चर्चा कर चुके थे कि मार्क्स का जन्म मूलतः तो जर्मनी में हुआ था, लेकिन वे बाद में ब्रिटेन में रहने लगे थे, और ब्रिटेन में वह समय था जब औद्योगिक क्रांति और पूंजीवादी क्रांति अपने चरम पे थी, और ऐसी स्थिति में कारखानों में काम करने वाले कामगारों और औद्योगिक मजदूरों की दशाएं बहुत खराब थी। ऐसी स्थिति में मार्क्स ने को प्रेरित किया कि वे गरीबी और आर्थिक विषमता के मूल कारणों का अध्ययन करें, और यही वजह कि इसका कारण उन्होंने इतिहास की आर्थिक व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से गरीबी और आर्थिक विषमता के मूल कारणों और वैज्ञानिक आधार को खोजने का प्रयास किया। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए कि कार्ल मार्क्स जो दर्शन दे रहे हैं वह गरीबी और आर्थिक विषमता के वैज्ञानिक कारणों का अध्ययन जानने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो पहला सिद्धांत हम समझने मार्क्सवादी दर्शन से जुड़ा हुआ है वह है द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद। आखिर द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद इस शब्द का प्रयोग बहुत धुंधले रूप में मार्क्स और एंगल्स की रचनाओं में होता है। ज़्यादातर मार्क्स इतिहास की आर्थिक व्याख्या शब्द का ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं, लेकिन द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है द्वंद्वात्मक और दूसरा है भौतिकतावाद। द्वंद्वात्मक शब्द दूसरा जो शब्द है भौतिकतावाद, ये सृष्टि का मूल तत्व है, यानी भौतिक पदार्थ या जड़ वस्तुएं या पदार्थ सृष्टि के मूल वस्तु हैं, और द्वंद्वात्मक वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से इन भौतिक पदार्थों का विकास होता है। यानी दूसरा जो शब्द है, दूसरा शब्द भौतिकतावाद वह सृष्टि का मूल तत्व है, और पहला शब्द सृष्टि की मूल प्रक्रिया की ओर इंगित करता है, यानी भौतिक पदार्थों का पदार्थों का विकास द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से। अब ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द जो द्वंद्वात्मक जो शब्द है वह हीगल से लिया गया है, और भौतिकतावाद जो शब्द है वो फायरबाख की रचनाओं से कार्ल मार्क्स ने लिया है। अब ये बात समझने की ज़रूरत है कि हीगल मार्क्स से जो पूर्ववर्ती जर्मन विचारक हैं आदर्शवादी, वह हीगल थे। वह ये मानते थे कि संपूर्ण विश्व में का जो मूल तत्व है एक विश्वात्मा या आत्मा है जो कर्मिक रूप से अपने आप को अभिव्यक्त करती है संसार में, और संसार विश्वात्मा की ही कर्मिक अभिव्यक्ति है। इसके उलट कार्ल मार्क्स ये बात मानते हैं कि संसार का जो मूल तत्व है वह जड़ पदार्थ या पदार्थ हैं, भौतिक वस्तुएं उसी के ही एक रूप है, और ये भौतिक वस्तुएं ही
निरंतर विकास करती हैं और सृष्टि में किसी आत्म तत्व के लिए जगह नहीं है, या सृष्टि में किसी भी आत्म तत्व के लिए जगह नहीं है, इसलिए ईश्वर और आत्मा का भी कोई अस्तित्व नहीं है। तो जहाँ हीगल सृष्टि के जो मूल तत्व है वो आत्मा को मानता है, कार्ल मार्क्स जड़ पदार्थ या भौतिक वस्तुओं को पदार्थ को सृष्टि का मूल तत्व मानता है। इस रूप में हीगल और कार्ल मार्क्स के विचार सृष्टि के मूल तत्व को लेकर बिल्कुल विरोधी हैं, लेकिन विकास का जो प्रक्रिया है वो दोनों ही एक समान मानते हैं। कि जहाँ हीगल ये बात मानते हैं कि द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से आत्म तत्व का विकास होता है, वहीं हीगल ये मानते हैं कि द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से ही आत्म तत्व का विकास होता है, वहीं कार्ल मार्क्स ये मानते हैं कि जड़ पदार्थों का विकास द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से। यानी प्रक्रिया को लेकर दोनों सहमत हैं, लेकिन जो विभेद का बिंदु है सृष्टि के मूल तत्व को लेकर है। जहाँ हीगल आत्मा के तत्व को, आत्म तत्व को सृष्टि का मूल तत्व मानते हैं, जबकि कार्ल मार्क्स जड़ पदार्थ या पदार्थ को सृष्टि का मूल तत्व। यही वजह है कि कार्ल मार्क्स ये बात कहते भी हैं कि मैंने हीगल की पद्धति को सिर के बल खड़ा पाया, उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया। इसका मतलब उन्होंने ऐसी आत्मा जैसी तत्व जिसका हम प्रत्यक्ष जगत में अनुभव नहीं करते, उसका अस्तित्व मानने से इनकार कर दिया और सृष्टि का जो वास्तविक तत्व जड़ पदार्थ ही माना। और जड़ पदार्थों में जो विकास होता है वह उनमें किसी ईश्वरीय इच्छा का परिणाम नहीं है, बल्कि वे जड़ पदार्थों में अपने आंतरिक अंतर्विरोध की वजह से हर जड़ पदार्थ का विकास होता है। तो ये बात समझने की आवश्यकता है कि कार्ल मार्क्स किसी भी आत्मा या ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, वे जड़ पदार्थ या पदार्थ में विश्वास करते हैं जो दृष्टिगोचर होता है और उसका विकास किसी ईश्वरीय इच्छा का परिणाम नहीं है, बल्कि वे द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से स्वयं अपना विकास करता है और ये किसी ईश्वरीय इच्छा का परिणाम नहीं है। तो कार्ल मार्क्स ये बात मानते हैं कि सृष्टि परिवर्तनशील है। पहला तत्व ये है कि कार्ल मार्क्स ये बात मानते हैं कि सृष्टि परिवर्तनशील है और उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। लेकिन ये परिवर्तन किस में होता है? कार्ल मार्क्स कहते हैं ये परिवर्तन पदार्थ में होता है। और पदार्थ में ये परिवर्तन क्यों होता है? तो कार्ल मार्क्स का जवाब देते हैं कि पदार्थों में आंतरिक विरोध पाया जाता है, जिसकी वजह से हर पदार्थ में परिवर्तन होता है। अब ये परिवर्तन किस तरह के परिवर्तन होते हैं? ये गुणात्मक भी होते हैं और ये परिणात्मक भी होते हैं। इसका मतलब ये एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के रूप में परिवर्तित भी हो सकता है। और ये परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है? तो उसकी प्रक्रिया, इस विकास की प्रक्रिया को ही कार्ल मार्क्स द्वंद्वात्मक सिद्धांत के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। तो सृष्टि में निरंतर परिवर्तन होता है, वे परिवर्तन जड़ पदार्थों में होता है। वे जड़ पदार्थों में जो परिवर्तन किसी ईश्वरीय इच्छा या किसी आत्मा की इच्छा के परिणाम नहीं होते, बल्कि जड़ पदार्थों में उसका कारण खुद विद्यमान रहता है। और ये परिवर्तन सिर्फ गुणात्मक नहीं बल्कि परिणात्मक भी होते हैं, मात्रात्मक भी होते हैं, गुणात्मक परिवर्तन भी हो सकते हैं। तो इस रूप में कार्ल मार्क्स ये बात कहते हैं कि सृष्टि का जो मूल तत्व है वे जड़ पदार्थ ही है और वे द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से विकास करता है। द्वंद्वात्मक जो शब्द है वो यूनानी दर्शन से आया। द्वंद्व को सामान्यतः हम लोग परिभाषित करते हैं वाद विवाद से, लेकिन बाद के वर्षों में द्वंद्वात्मक एक पद्धति के रूप में विकसित हुई। द्वंद्वात्मक शब्द आया जिसमें ये बात मानी गई कि प्रथम एक तत्व आता है जिसे वाद कहते हैं, उसकी 3 अवस्थाएं हैं। प्रथम तत्व को हम वाद कहते हैं। वाद के कुछ देर बाद उसके विरोध में प्रतिवाद का अस्तित्व आता है और कुछ देर बाद संवाद की स्थिति आती है जिसमें वाद और प्रतिवाद दोनों ही शामिल होते हैं। लेकिन ये संवाद भी देर तक संवाद नहीं बना रहता, या आखिर में आगे चल के वाद का रूप ले लेता है और वाद के विपरीत फिर संवाद प्रतिवाद की स्थिति आती है। इस तरह सृष्टि के हर जड़ पदार्थ को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा, वाद, प्रतिवाद और संवाद। और इस तरह सृष्टि का मूल जो चक्र है वह निरंतर चलता रहेगा और संवाद भी अंत नहीं है, संवाद भी कुछ देर बाद वाद बन जाएगा। तो इस तरह वाद, प्रतिवाद और संवाद की जो द्वंद्वात्मक पद्धति है उसके माध्यम से जड़ पदार्थों का विकास होता है।
मार्क्स इसी को ही द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद का नाम देते हैं।